और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम गए तिहाड़ जेल, वहां हमने कुछ महिला बंदियों के साथ साथ वहां पर काम करने वाली एनजीओ के कार्यकर्ताओं से भी बात की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आप लोग से भी दुआ करना कि हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाएं। मेरी यहाँ बहनें हैं जो 2 साल से, कोई 60 साल से, कोई 7 साल से रह रही है, उन सभी के लिए दुआ करना कि हम जल्दी जल्दी निकल जाएं यहाँ से। और बाकी हम सब लोग यहाँ पे मिलके ही रहते हैं, लेकिन फिर भी दुख होता है कि हम लोग यहाँ पर हैं अंदर। बस यही चाहूंगी कि सब लोग अपने बहनों में जाएं, अपने भाइयों में जाएं, अपने परिवार में जाएं, और आप सब लोग भी दुआ करना हमारे लिए कि हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाएं। हम ये चाहते हैं, बहुत से घर बर्बाद हो गए, यहाँ पर बहुत से बेगुनाह भी है, गुनहगार भी है। अगर यहाँ पर बेल नहीं मिलती तो कोर्ट जाते, तारीख पे तारीख नहीं मिलती है। इसके लिए हमें कुछ, इसके लिए सरकार की तरफ से हमें कुछ चाहिए। बहुत से घर ऐसे हैं जो बीवी बच्चे सब परिवार से सबसे अलग हुए हैं। वैसे हम जेल में से ठीक है, एक प्रकार से हम सुरक्षित भी है, यहाँ पर काम कर रहे किरण बेदी के अंदर में, सही है सब। अगर बस यही दुख है जो हम घर वालों से दूर है। यहाँ पे जो ये टेपेस्ट्रीज बुनती हैं, एक तरह से ये अपने भविष्य के सपने बुनती हैं ये लोग, तो उनके लिए टाइम, समय को व्यतीत करने का एक बहुत अच्छा साधन है। अगर ये सब ना हो तो जेल में उनको डिप्रेशन, कितनी भी सुविधाएं जेल से उनको दी जाती हैं, अच्छा सब कुछ फैसिलिटीज दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक मानसिक रूप से उनको व्यस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सब काम उनको किए जाए। इसलिए एनजीओ हमारा उनके साथ में हम लोग जुड़ के काम करते हैं उनके लिए कि उनको रिलैक्स रहें और अपने इस समय को अच्छी तरह से काट सकें। और हमारे साथ कुछ सवाल है, आइए उन्हें भी ले लेते हैं। कौन पूछना चाहता है, पूछिए। मेरा सवाल मृदुला जी से है। मैम, जैसा कि आपने कहा कि जब महिला कैदी जेल से बाहर आती है, उनकी फैमिली में उनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। मेरा ये सवाल है कि जैसे हमारी जो भारतीय सोसाइटी है, हम जानते हैं कि मेल सेंट्रिक पेट्रियार्कल है, तो कहाँ तक आपका मानना है कि ये यही एक वजह है कि महिला, क्योंकि एक महिला है, इस वजह से उसके घर में एक्सेप्ट होना मुश्किल होता है? नहीं, मुझे लगता है कि इस मायने में पुरुषों को भी मुश्किल होता है। पुरुष भी लौट के आते होंगे तो उनको भी मुश्किल होती होगी। बात यह है, जो जैसे मैंने कहा आपको कि वो लोग रहने के भी अभ्यस्त हो जाते हैं। दूसरी बात कि जब वो जेल में है, जो उनके ऊपर मामला चलाया, जो लांछन लगाया, जिसके लिए सजा भुगते, तो समाज किसी भी कारण से, जैसे सबीना जी ने कहा कि वकील है, ये है, कानून है, किसी कारण से उनकी सजा, तो समाज में उनके बच्चों, उनके परिवार वालों को भी बाहर बहुत भुगतना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है। और सबसे बड़ी बात कि स्त्री हो या पुरुष, केवल पुरुष प्रधान समाज यहाँ कोई बात नहीं है। एक हम हर जगह कहते हैं ऐसे पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए महिला की तो ज्यादा जरूरत होती है। बुढ़ापे में पुरुष को अकेले हो जाने पे ज्यादा कष्ट होता है, महिलाओं को कम होता है, वो घर का सारा काम कर देती है। कहीं ना कहीं जो इनका सवाल है वो ये है कि औरत को ज्यादा मुश्किल का सामना। हाँ, वो मुश्किल का, हाँ, लेकिन वो बात जहाँ तक है कि कंपेरेटिवली कि दोनों में से वो दोनों को भुगतना पड़ता है, लेकिन औरत को यदि घर से बाहर ही रख दिया जाए तो उसको ज्यादा कष्ट होता है। अगला सवाल ले लें। मेरा प्रश्न सुनील जी से है। जैसे मृदुला जी ने कहा कि जब महिलाएं जेल से बाहर आती हैं तो उनके परिवार वाले भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन सरकार वालों ने दिया है कि जब वो बाहर आते हैं और किसी ऐसी उम्र में आते हैं कि जब वो काम कर सकते हैं, तो क्या उन्हें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बाहर मिलती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जेल से बाहर आने के बाद कोई अच्छी नौकरी उन्हें आकर मिलेगी। तो ऐसा कोई प्रोविजन सरकार ने करा है कि उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल पाए? रिहेबिलिटेशन पे देखिए, ऐसा होता है कि जैसा हम समाज चाहते हैं ना, एक समाज को अगर आपने देखना है कि एक जगह पे कैसे लोग रहते हैं, तो एक बहुत बड़े एक लेखक ने कहा है कि अगर आपने किसी समाज की सभ्यता का पता करना तो आप वहां की जेल में जाओ। अगर जेल में चोर उचक्के चीट ज्यादा है, इसका मतलब उस जो समाज है उस समाज में, उस जगह पे चोर उचक्के ऐसे काम बहुत ज्यादा होते हैं। होता ये है कि जब एक आदमी छूटता है तो समाज अगर आगे आता है कि नौकरी काम देने के लिए तैयार है, तो उसका रिहेबिलिटेशन हो जाता है सोसाइटी में। पर अनफॉर्चुनेटली ये इंडियन सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग, समाज के लोग आगे नहीं आ रहे उनको नौकरी देने के लिए। अपनी बात पूछी ना रिहेबिलिटेशन की, तो एक शॉर्ट में एक बताना चाहूंगी कि शॉर्ट स्टे होम्स होते हैं, थोड़े समय के लिए रहने का, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए वहां रखा जाता है।
तो कुछ लोगों को जो हमारे शॉर्ट स्टे होम्स चलते थे वो 5-7 महिलाओं को मैं जानती हूँ जगह जगह पे, उनको वहां रखना पड़ा। अच्छा। तो और वहां रखना पड़ा तो मुझे एक के बारे में मालूम है कि वो तो इतना बढ़िया से पूरा सबको संभालती थी, करती थी, एज कम था, ज्यादा एज हो जाने पर वृद्धाश्रम में वहां रखते हैं, हुनर उनके हाथ में बहुतों को रहता है। ऐसा नहीं कि किसी को लोग नहीं एक्सेप्ट करता है, जो 25% तो घर में रहते। अगला सवाल है। हम बात करें यहाँ पे महिलाओं की जिनके बच्चे भी होते हैं और वो जेल में होती हैं, उसके बाद उन लोगों को बाहर आने के बाद उनका लाइफ जो है टोटली चेंज हो जाता है, तो इनके रिहैबिलिटेशन के लिए हम क्या करें? बिकॉज ऑब्वियसली एक लड़की के लिए शादी करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाहर आ जाते हैं, उसके बाद आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि लड़कों को ये ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा कि आप जेल से आई हैं, तो वो नहीं एक्सेप्ट करते, और आप अगर शादी नहीं करें तो शायद आप सोसाइटी में नहीं रह सकते। अविवाहित लड़कियों की मैं यहाँ पे मैं शीतल जी से एक्चुअली पूछना चाहती हूँ। शीतल जी, आपके एनजीओ क्या कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्थाएं क्या कर रही हैं इस कार्य में? देखिए, हम पहले तो ये बैकग्राउंड बनाते हैं कि जो रिहा होकर गई है लड़की या औरत, उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट करें, उसको बताते हैं कि ये आपके घर से गई है, ये आपका अंश है, आपने उसको शिक्षा ठीक नहीं दी, जो उसने ये गलत काम किया, कहीं कहीं ना कहीं आप भी उतने मुजरम है जितनी वो है, तो आप इनको संभालिए। होता यह है कि ज्यादा करके लोग समझ जाते हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा, यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, वहां पर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज्यादा करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो अनमैरिड की शादियां हुई हैं, शादियां भी हुई हैं जी, कुंवारी लड़कियां गई हैं हमारे यहाँ से, उनकी शादियां भी हुई हैं, जो बिलों में कर लेते हैं लोग, तो कुछ कैरी भी करवा देते हैं, दहेज के बिना भी हुई हैं शादियां ऐसी। 99 में हमने एक प्रोग्राम रखा वहां जाके, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि यंग लड़कियां थी और सब इन्होंने व्यवस्था की थी और मैं वहां गई थी, तो यंग लड़कियां, उन्होंने गीत भी सुनाया, डांस भी किया, सब कुछ। तो मेरे दिमाग में आया कि जेल में यंग लड़कियां कैसे हैं, किशोरियां हैं, तो पता चला कि ये तो दहेज का जो कानून है, नंदे हैं बेचारी। तो उस समय ये प्रश्न मुझे उठा था कि तुम्हारे मन में कि ये नंदे हैं, ये कोई दोषी नहीं है, तो क्या यहाँ से जाएंगी तो इनको शादी हो तो बोले आऊंगी। अब समाज भी बात समझता है, लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं इनका कोई दोष ऐसा नहीं है, सब समझता है, लेकिन ट्रायल में भी बहुत समय लग जाता है। बहुत समय लोग ये भी देखते हैं कि किस जुर्म में गई थी अंदर, हाँ क्या गुनाह किया था इसने। जब आप उनके दिमाग में बिठा दो कि इस जुर्म में आपका भी हाथ है, आप भी मुजरम हैं, तो उनको ठीक होना ही पड़ता है। एक अगला सवाल, मेरा सवाल रेणुका जी से है। मैं पूछना चाहती थी क्योंकि जेल में रह के वो बहुत डिप्रेस हो जाती हैं, तो आप क्या करती हैं उन्हें काउंसिल करने के लिए जैसे वो डिप्रेशन से बाहर आए? फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका जो डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है, जैसे वो रात को अरेस्ट होकर आती हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपने फैमिली से कट के एकदम सोसाइटी से, क्योंकि इतना उनको इमेजिन कर लेती हैं कि अब हमें बाहर जो है वैसा सोसाइटी नहीं मिलेगा, इसलिए वो बहुत डिप्रेस होती हैं, क्योंकि सब फैमिली भी मेंबर्स उनसे अलग हो जाते हैं, बच्चे भी, सब कुछ, और एक महिला होने के नाते उसको बहुत सारे रोल बाहर करने होते हैं और जाने अनजाने उससे ये गलती हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके साथ अपना एक फ्रेंडली रेपो बनाते हैं, इमोशनली टच उनको देते हैं, एक इमोशनली थेरेपी जिसे कहते हैं आप, टचिंग थेरेपी जिसे हम कह सकते हैं, और उसके बाद जब वो हमसे सोचती हैं कि जो वो काम चाहती हैं हम कर लेते हैं, जैसे विजिट वो चाहेंगी कि भाई हमारे घर विजिट आप कर लीजिए, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, या मेरा एडवोकेट है, मेरी तुरंत जमानत हो जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम काउंसलिंग सेशन देते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि सबके बीच वो नहीं बोलना चाहेंगी, इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद 1 दिन या 2 दिन में फोन पहले किया जाता है उनके फैमिली मेंबर्स को, अगर वो नहीं आते हैं तो होम विजिट्स वगैरह हम सारी करते हैं और पूरा सिचुएशन उन्हें बताते हैं। इवन लेडीज ये पूछती हैं कि हमारे घर का दरवाजा कैसे है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद गई नहीं है और फोन से ही सारी सूचना दे दी है। तो जब हम विजिट्स करते हैं तो सारी कुछ इन्वायरमेंट वहां पता करते हैं कि कौन सी बस जाती है, ऑटो से कैसे जाना है और वॉकिंग डिस्टेंस कितना है, तो वो हम पे विश्वास करने लगती हैं। फिर वो धीरे धीरे खुल के आती हैं कि मैं नहीं चाहती थी और ऐसा हमसे हो गया, अब गलती तो हुई, हम बाहर कैसे निकले। जब
इमोशनली उनको टचिंग थेरेपी मिल जाती है, फिर हम प्रोफेशनली उनके साथ काम करते हैं। तो इससे हमारा उनका रैपो डेवलप हो जाता है और फिर डे बाय डे जब हम उनके साथ रोज बैठते हैं, रोज उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है और जब लीगल एड से जो एडवोकेट्स वगैरह आते हैं उनसे प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, फिर वो अपना रैपो हमारे साथ बना लेती हैं। जो भी उनकी प्रॉब्लम आती है फिर वो हम उनके साथ फेस कर रहे हैं। एक अगला सवाल ले। एक दफा की बात है कि हमारे पास एक लेडी आई, उसने ओखला में जाके अपने 3 बच्चों को कुएं में गिरा दिया। एक एक करके 3 बच्चे गिरा दिए। चौथा बच्चा जब गोदी का भी वो भी गिरा दिया, तो आप छलांग लगाने लगी तो चौकीदार ने आके उसको पकड़ लिया। उसकी हालत देखो कैसी होगी, जो 3 बच्चे अपने मार के आई और जेल में आई तो इतनी डिप्रेस्ड, इतनी बहुत बुरी हालत। अब सब लोग घबराए, हमने क्रच को रखा था साथ में, बच्चे हमारे उधर आ जाते थे तो सब घबराए कि किसी बच्चे को भी पकड़ के ये तो मार के आई बच्चों को, इनको भी मार देगी। इतनी डिप्रेशन में थी। तो उन दिनों मेसी बेदी थी जी, मैं आई तो कहती इसको कुछ करो मिसेस चाइवल, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा आपको। उन दिनों हमारे पास काउंसलर ज्यादा नहीं थी, 2 ही थी। तो उसको हमने इतना समझाया बिठा के, उसको बार बार ये समझाना कि जो बच्चे तुम्हारे हैं, तुम जो गिरा के आई थी वो तो भगवान के थे, वो तो तुम्हारे थे ही नहीं। फिर उसके आदमी को बुलाया, मिलिट्री में था, वो आया तो उसको बताया कि भाई तुम अगर इसके साथ ऐसे करोगे, बेमुख हो गए तो मर जाएगी। उसने भी उसको काफी समझाना शुरू किया। 4 महीने लगे उसको हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। फिर हम उसके पास बच्चा दे दें कि देखो ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसको संभालो। पास में बैठ जाते थे कि कहीं उस बच्चे का गला नहीं दबाओगे। तो करना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे कुछ समय। बोलिए। ये केस जो है 95 का है और उस समय वो लेडी खुद भी मेरे साथ ही वो केस हुआ था, वो मुझे दिया गया था और वो कंप्यूटर से रिलेटेड उसने मतलब सारा कोर्सेज वगैरह किया था। लेडी पढ़ी लिखी थी, बिहार से रिलेटेड थी वो, और उसने दिल्ली में ही अपना घर ओखला के पास लिया था। ये ओखला नहर की बात है जहाँ पर बिजली बनती है पानी से। तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। उसने 1 बाय 1 अपनी 3 बेटियों को नहर में डाल दिया और जब चौकीदार ने देखा, उसको पकड़ा, तो वो ऑलमोस्ट इस समय प्रेग्नेंट थी, मतलब 4th इशू था उसका। और वो इतनी डिप्रेशन में हो गई थी कि उसे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना वो खा पा रही थी और सिर्फ वो हमें देखती थी और कहती थी जो आप करोगे वही, बस इतनी लाइन, जो आप करोगे वही मैं करूंगी। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती आपके आगे होती है। एक अगला सवाल ले लें। मेरा क्वेश्चन सुनील जी के लिए है। तिहाड़ जेल को सबसे अत्याधुनिक जेल कहा जाता है, लेकिन बाकी सब देश की जेलों से भी हम वाकिफ हैं। तो हमें मतलब ऐसा वहाँ या हमारी कंट्री के अंदर जो अंदर के शहर है, वहाँ की जेलों के लिए की इम्प्रूवमेंट हमें कैसे करनी चाहिए? देखिए इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी मॉडर्नाइजेशन स्कीम है, जिसमें कि जेल जैसी, आप देखो ज्यादातर जेलें ये बड़ी पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई है, अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग थी, अब कोलैप्स कर रही है और उसमें कैदी लोग रह रहे हैं। उसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडर्नाइजेशन स्कीम जो है निकाली है और उसमें स्टेट्स को जो है उसमें ग्रांट दी जाती है ताकि जेलों की नई बिल्डिंग जो है बनाए और कैदियों को मॉडर्नाइज स्केल के ऊपर जो है वो उनको जो सुविधाएं देनी है वो सुविधाएं जो दें। अब क्या होता है कि कई स्टेट्स में जो है जेल जो है लास्ट प्रायोरिटी एरिया में आ जाती है, उसकी वजह से कई जगह पिछड़ापन आ जाता है, पर फिर भी जो है जेलों में काफी पिछले 2 दशक में आप लगा लें काफी ज्यादा रिफॉर्म्स हुए। और जैसे कि उन्होंने पहले कहा था ना कि उसका मुख्य कारण है जागरूकता है, बाहर भी और अंदर भी, तो बहुत गलत लोग नहीं कर पा रहे हैं। जेलों में बहुत सुधार आया है। जब हम लोगों ने शुरू किया तो बाहर डॉक्टर कहाँ होते थे, हम बाहर से डॉक्टर लेके जाते थे। अब तो देखो हॉस्पिटल है प्रॉपर, फिर भी जेल तो जेल है, जेल तो जेल है। बहुत अच्छी बात। लेकिन तो हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद फौरन कुछ और सवाल उन्हें भी लेंगे। आप रहिएगा अस्मिता के साथ।